नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि कनाडा में 25 सितंबर को खालिस्तान के समर्थन में होने वाले प्रदर्शन में पाकिस्तान के लोगों को शामिल करने की बड़ी साजिश रची गई है। मतलब कनाडा और भारत के खराब होते संबंधों का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इस खतरनाक प्लान को तैयार किया ताकि भारत के खिलाफ कनाडा में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों को और भड़काया जा सके। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 25 सितंबर को कनाडा के ऑटवा समेत वहां के कई शहरों में भारतीय हाई कमीशन के बाहर खालिस्तान के समर्थन में प्रदर्शन करने की तैयारी की गई है। और दावा है कि इस प्रदर्शन को कामयाब बनाने के लिए ISI ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। खुफिया एजेंसियों के सूत्र बताते हैं कि ISI ने कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानियों को पहचान छिपाकर प्रदर्शन में शामिल होने का फरमान जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक ISI के एजेंट भारत के खिलाफ भड़काऊ पोस्टर और बैनर तैयार करने में भी खालिस्तानी आतंकियों की मदद करने में जुटे हैं। यहां तक कि प्रदर्शन के लिए खालिस्तान समर्थकों को लाने और ले जाने के लिए ISI बसों का भी इंतजाम कर रही है। उधर भारत का दौरा रद्द होने के बाद कनाडा के गायक शुभनीत सिंह उर्फ शुभ के सुर बदल गए। मुंबई समेत कई दूसरे शहरों में होने वाले शो से कुछ रोज पहले शुभ ने सोशल मीडिया पर भारत का गलत नक्शा पोस्ट किया था। आरोप लगे मुंबई में तो शुभ के कार्यक्रम के पोस्टर फाड़ दिए गए थे। विरोध जताते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके पोस्टर पर कालिक तक पोत दी थी। यहाँ तक कि शुभ को स्पॉन्सर करने वाली भारतीय कंपनी ने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया। लेकिन भारत में अपने कार्यक्रम रद्द होने के बाद शुभ के सुर बदल गए। इस पूरे विवाद के बाद उन्होंने पहली बार बयान दिया जिसमें उन्होंने शो रद्द होने पर निराशा जताई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर साझा किए बयान में उन्होंने ये भी बताया कि वो पिछले 2 महीनों से भारत दौरे के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे और अपने लोगों के सामने प्रदर्शन के लिए बेहद उत्साहित थे। और भारत पर झूठे आरोप लगाकर पूरी दुनिया में अपनी किरकिरी करवाने के बाद भी जस्टिन ट्रूडो के बोल नहीं बदले। उन्होंने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने वही झूठ दोहराया कि कनाडा में हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है, जबकि भारत कनाडा के सफेद झूठ को सिरे से नकार चुका है। लेकिन इसके बावजूद न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो ने दोबारा सरेआम अपना वही पुराना राग अलाप दिया जो उन्होंने अपनी संसद में रोया था। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved. अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक कनाडा के किसी भी साथी ने ट्रूडो के झूठ में उनका साथ नहीं दिया, मगर अलग थलग पड़ने के बावजूद ट्रूडो अपना बयान वापस लेने को राजी नहीं। इस बीच खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि कनाडा में फल फूल रहे ड्रग्स के धंधे के पीछे वहां पनाह लिए सिख समुदाय के तस्कर हैं। बताया गया कि कनाडा में बसे भारतीय मूल के लोगों ने वहां ड्रग्स का धंधा शुरू किया था और उनके तार कहीं न कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हैं। यानी कनाडा में एक्टिव सिख ड्रग तस्करों के सिर पर ISI का हाथ है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने खबर दी कि पंजाब और कनाडा में पंजाबी ड्रग्स तस्करों का काफी मजबूत नेटवर्क है जो कि अमेरिका, मेक्सिको और पाकिस्तान से कनाडा में ड्रग्स पहुंचाते हैं। कनाडा के अंदर एंट्री होने के बाद ड्रग्स की इस तस्करी का जरिया बनते हैं ट्रक, और कनाडा में सिख समुदाय के ज्यादातर लोगों का ट्रकों का ही बिजनेस है। 2 साल पहले कनाडा में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जिनमें 9 का पंजाब से ताल्लुक था। पुलिस ने उनसे 1000 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद किए थे। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने खबर दी कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी सुक्खा की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर उसकी जिम्मेवारी लेने वाली जो पोस्ट डाली गई वो फर्जी हो सकती है। बताया गया कि खुफिया एजेंसियों को शक है कि वो पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई के गैंग नहीं डाली, बल्कि उसका नाम इस्तेमाल करके किसी और ने जांच एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश की। और सूत्रों ने खबर दी कि खुफिया एजेंसियों का माथा इसलिए ठनका क्योंकि खालिस्तानी आतंकी सुक्खा की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर जो पोस्ट डाली गई वो उसके गैंग की तरफ से आज तक अपलोड की गई सभी पोस्ट से अलग है। कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई हनुमान जी का भक्त है, इसलिए उसकी सभी पोस्ट पर जय बलकारी लिखा होता है। पिछले साल लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेवारी लेते हुए जो पोस्ट डाली थी उसमें भी जय बलकारी लिखा था। लेकिन जब सुक्खा की हत्या में गैंग की तरफ से अपना हाथ होने का दावा किया गया तो उस पोस्ट में जय बलकारी की जगह जय महाकाल और जय श्री राम लिखा नजर आया, जो कि कभी नहीं होता। इसी वजह से खुफिया और जांच एजेंसियों की एक टीम अब जेल में बंद लॉरेंस से इस पोस्ट के बारे में पूछताछ करेगी। उधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने खबर दी कि जब से जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री का पद संभाला है तब से वहां कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। वहां पुलिस कर्मियों की भारी कमी है। ऐसी कमी की अपराधी ही पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं, मगर अपना घर संभालने के बजाय ट्रूडो भारत पर झूठे आरोप लगाने में लगे। जबकि खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि कनाडा में बढ़ते अपराध बहुत बड़ा मसला बन चुका है और वो इसलिए बना है क्योंकि कनाडा में पुलिस की भर्ती ही रोक दी गई है। इसकी वजह यह है कि पुलिस कर्मियों का वेतन देने के लिए कनाडा की सरकार के पास पैसा ही नहीं है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने जानकारी दी कि कनाडा के सरी शहर में आए दिन गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं, मगर पुलिस का बदमाशों पर कोई जोर नहीं, क्योंकि सरी शहर में 1500 पुलिसकर्मियों की जरूरत है, लेकिन वहां 500 से 600 पुलिसकर्मी ही कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा ढो रहे हैं।
जिस खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर यह सारा बखेड़ा खड़ा हुआ, उसे भी जून में सरी शहर में ही गोली मारी गई थी। मगर निज्जर की हत्या को अपनी पुलिस और सरकार की नाकामी मानने के बजाय ट्रूडो इस मसले में भारत का नाम उछालकर ध्यान भटकाने की कोशिश में लगे हैं। इस बीच भारतीय जांच एजेंसियों का दावा है कि जिस वक्त खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा ने नागरिकता दी, उस वक्त तक निज्जर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी हो चुका था, लेकिन कनाडा की जांच एजेंसियों ने इस बात की जरा भी परवाह नहीं की। और यहां तक कि हरदीप सिंह निज्जर का नाम किसी नो फ्लाई लिस्ट तक में नहीं डाला। निज्जर के खिलाफ नवंबर 2014 में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। रेड कॉर्नर नोटिस के लिए भारतीय एजेंसियों ने इंटरपोल को निज्जर के खिलाफ सबूत मुहैया कराए थे और प्रक्रिया का पालन करते हुए सबूतों की जांच करने के बाद रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया। लेकिन कनाडा की एजेंसियों ने रेड कॉर्नर नोटिस की परवाह न करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निज्जर को कनाडा की नागरिकता दे दी, जबकि हरदीप सिंह निज्जर इससे पहले 2 बार कनाडा की नागरिकता हासिल करने की नाकाम कोशिश कर चुका था। एक बार तो उसने कनाडा की ही नागरिक एक महिला से शादी कर नागरिकता हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी उसे कामयाबी नहीं मिली थी। हैरानी की बात यह कि निज्जर से जुड़े सारे तथ्यों को जानते हुए भी कनाडा की जांच एजेंसियों ने उसे संरक्षण और नागरिकता दोनों दे दी। इधर खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े कई गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी जांच एजेंसी NIA की हिट लिस्ट में है, क्योंकि आरोप है कि ये लोग भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए दाऊद के इशारे पर आतंकी साजिश रचने में जुटे हैं। और इसी वजह से इन गैंगस्टरों और खालिस्तानी आतंकियों पर लगाम कसने के लिए NIA ने पूरी तैयारी कर ली। NIA की तरफ से इनकी एक लिस्ट भी जारी की गई, जिनमें ज्यादातर गैंगस्टर और आतंकी पंजाब के रहने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक NIA की नजर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अमेरिका में छिपे गोल्डी बराड़ पर है। इसके अलावा NIA के रडार पर खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला और कनाडा में छिपे लखबीर सिंह लांडा भी हैं। आरोप है कि ये चारों पाकिस्तान में छिपे दाऊद इब्राहिम से लगातार संपर्क में हैं और डी कंपनी के गुर्गों के साथ मिलकर भारत का माहौल खराब करने के लिए आतंकी साजिश रचने में जुटे हैं। आरोप यह भी है कि ये चारों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और दाऊद के इशारे पर भारत में हथियार और ड्रग्स की तस्करी करते हैं। और कनाडा के साथ जारी तनाव के बीच महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा ने कनाडा से अपना कारोबार समेटने का ऐलान कर दिया। कनाडा की एक कंपनी के साथ उनकी पार्टनरशिप थी, लेकिन कनाडा के साथ बिगड़े रिश्तों के बीच आनंद महिंद्रा ने इस पार्टनरशिप को खत्म करने का फैसला लिया। माना जा रहा है कि यह फैसला कनाडा की अर्थव्यवस्था के लिए झटका साबित हो सकता है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की बैठक के दौरान दिल्ली में तैनात सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात की। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत मंडपम में किया गया, जहां प्रधानमंत्री ने G20 की बैठक के दौरान बढ़िया काम करने वाले सभी जवानों की प्रशंसा की। आप सबने मिलकर के देश का नाम रोशन किया है, शायद लोगों को पता भी नहीं होगा कितने लोग होंगे, कितना काम किया होगा। भारत मंडपम में यह कार्यक्रम उन जवानों के सम्मान में ही आयोजित किया गया। उधर संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण वाले बिल के पास होने के बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी दफ्तर में महिलाओं ने फूलमालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया और सामने आई तस्वीरों में प्रधानमंत्री वहां मौजूद महिलाओं के पैर छूते दिखाई दिए, जिसके बाद महिलाओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश के भाग्यों को बदलने का काम करेगा। वहां अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इस बिल को कई पीढ़ियों तक याद करने वाला बताया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला किया। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में अपने संबोधन में पीएम ने यह आरोप लगाया कि विपक्ष कभी भी इस बिल पर गंभीर नहीं रहा। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बिल के नए नाम को लेकर भी विपक्ष पर वार किया। कुछ लोगों को इस पर तकलीफ थी कि नारी शक्ति वंदना शब्द क्यों लाए। इस दौरान पीएम ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना यह तंज कस दिया कि जो लोग बिल फाड़ा करते थे उन्हें भी मजबूरी में साथ आना पड़ा। इधर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिले। 23 अगस्त को लैंडर विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था और तभी से लैंडर और रोवर वहां मौजूद। और पृथ्वी के 14 दिनों तक लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा से जुड़ी कई अहम जानकारियां भेजी, लेकिन चंद्रमा पर दिन खत्म होने के बाद इस महीने की शुरुआत में दोनों को सुला दिया गया था। हालांकि लैंडर और रोवर के रिसीवर ऑन रखे गए थे और लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डालने से पहले दोनों की बैटरी को फुल चार्ज किया गया था। रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया था कि सुबह होने पर सूर्य की रोशनी सीधे उसके सौर पैनलों पर पड़े। इसरो के मुताबिक पृथ्वी के 14 दिन गुजरने के बाद चंद्रमा पर एक बार फिर सूरज की रोशनी पहुंचने लगी। इसके बाद इसरो के कमांड सेंटर से लैंडर और रोवर से संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिले। हालांकि वैज्ञानिक लगातार उनसे संपर्क करने में जुटे हैं। उधर चीन के हांगझो शहर में होने वाले 19वें एशियन गेम्स में चीन ने भारत के 3 खिलाड़ियों को एंट्री देने से इनकार कर दिया। अरुणाचल प्रदेश के 3 एथलीट भी एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन उन तीनों वुशु खिलाड़ियों को चीन ने वीजा देने से इनकार कर दिया, जिस पर बवाल हो गया। यही नहीं, ये मामला सामने आने के बाद भारत के बड़े अधिकारियों ने एशियन गेम्स के आयोजकों से इस पर ऐतराज जताया।
और बयान जारी कर चीन ने भारतीय खिलाड़ियों को एशियन गेम्स में एंट्री नहीं देने की वजह भी बताई। चीन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक वो अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता है और इसीलिए उसने अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले उन तीनों खिलाड़ियों को एशियन गेम्स में एंट्री देने से इनकार कर दिया। चीन इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए स्टेपल्ड वीजा जारी करने जैसी हरकत तक कर चुका है, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया था। इस बीच चीन की तरफ से 3 खिलाड़ियों को एंट्री नहीं दिए जाने के फैसले के विरोध में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चीन का दौरा रद्द कर दिया। चीन ने एशियन गेम्स में अरुणाचल प्रदेश की 3 खिलाड़ियों को वीजा देने से इनकार किया और चीन के इस बेतुके फैसले को भारत ने गंभीरता से लिया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चीन के हांगझो शहर में 19वें एशियन गेम्स के उद्घाटन समारोह में जाने की योजना रद्द कर दी। और अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को एंट्री नहीं देने के चीन के फैसले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कड़ा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए चीन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया और चीन पर खेल भावना का उल्लंघन करने का भी दोष मढ़ दिया। यही नहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने चीन को यह चेतावनी दी कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठा सकता है। इधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी चीन के इस कदम को भारतीय खिलाड़ियों का अपमान करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से दखल देने की अपील की और इस दौरान किरेन रिजिजू ने चीन के इस रुख पर उसे कड़ा जवाब देने में देरी नहीं की। अरुणाचल हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और रहने वाले हैं। यही नहीं, किरेन रिजिजू ने यह भी साफ कर दिया कि चीन की इन हरकतों से अरुणाचल प्रदेश के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उधर संयुक्त राष्ट्र के मंच से अमेरिका को खरी खरी सुनाने के बाद ईरान ने एक मिलिट्री परेड के जरिए भी उसे चेतावनी दे डाली। ईरान के राष्ट्रपति ने 2 रोज पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए अमेरिका पर यूक्रेन को जंग की आग में झोंकने और यूरोप में तनाव बढ़ाने के आरोप लगाए। और इसी बीच ईरान की सेना एक कदम और आगे बढ़ गई और मिलिट्री परेड के जरिए अमेरिका पर बड़ा हमला कर दिया। तेहरान में आयोजित हुई उस परेड में ईरान की विध्वंसक मिसाइलों के साथ साथ कई घातक हथियार नजर आए, लेकिन इसी दौरान वहां परेड में एक ट्रक पर अमेरिका के झंडे का बैनर भी दिखाई दिया। उस बैनर में अमेरिकी झंडे को फाड़ते हुए एक हाथ की आकृति नजर आई, जबकि उसी के पास अंग्रेजी में डाउन विद यूएसए यानी अमेरिका मुर्दाबाद लिखा दिखाई दिया, जिसका मतलब अमेरिका से बढ़े तनाव के बीच ईरान ने खुली चुनौती दे डाली। क्योंकि रूस और यूक्रेन जंग समेत कई मुद्दों को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए ईरान अपनी सेना को भी मजबूत करने में जुट गया। ईरान और इराक युद्ध की 43वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित उस मिलिट्री परेड में ईरान का मोहाजिर ड्रोन भी नजर आया, जिसे ईरान की सेना ने दुनिया में सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला ड्रोन बता दिया, जो अमेरिका ही नहीं बल्कि ईरान के कट्टर दुश्मन इजराइल की भी मुसीबतें बढ़ा सकता है। क्योंकि ईरान के मीडिया के मुताबिक आत्मघाती मोहाजिर 6 ड्रोन 24 घंटे से ज्यादा देर तक हवा में बना रह सकता है और करीब 300 किलो बारूद के साथ उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, ये ड्रोन 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक वार करने में सक्षम है और यही बात अमेरिका के साथ साथ इजराइल के लिए भी खतरा बढ़ाने वाली है, क्योंकि ईरान के मोहाजिर 6 ड्रोन की रेंज से इजराइल का कोई भी इलाका बाहर नहीं है और फारस की खाड़ी में हमला करना तो इस ड्रोन के लिए बाएं हाथ का खेल होगा, क्योंकि वहां मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल टैंकरों को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच कई बार टकराव के हालात बन चुके हैं। इस बीच रूस के रक्षा मंत्री ईरान की राजधानी तेहरान में हथियारों की एक प्रदर्शनी देखने पहुंच गए। उन्होंने वहां ईरान के हथियारों की ताकत देखी। यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही ईरान पर रूस को आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 देने के आरोप लगते आए हैं। लेकिन अब जब रूस के रक्षा मंत्री ईरान के हथियारों की प्रदर्शनी देखने पहुंच गए तो ये कयास लगाए गए कि ईरान और रूस के बीच हथियारों की बड़ी डील हो सकती है। वहां से सामने आया एक वीडियो में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ईरान की खतरनाक मिसाइलों को निहारते दिखे। उन्होंने कई तरह के ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम को भी देखा। रूस के रक्षा मंत्री 2 रोज पहले ही ईरान पहुंचे, जहां उन्होंने पहले ईरान की सेना के कई बड़े अधिकारियों से मुलाकात की और उसके बाद प्रदर्शनी देखने पहुंच गए। सर्गेई शोइगु के ईरान दौरे का पश्चिमी देशों ने विरोध किया, मगर इसके बावजूद उन्होंने अपना दौरा नहीं टाला। इधर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस एनडीए में शामिल हो गई। इससे पहले जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद जेपी नड्डा ने ऐलान किया कि जेडीएस लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ेगी। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर जेडीएस के एनडीए में शामिल होने पर बधाई दी। उधर ईरान से बढ़ते तनाव के बीच इजराइल ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस अपने बराक टैंक को सेना में शामिल कर लिया। दावा किया गया कि ये घातक टैंक अपने टारगेट को ढूंढकर उसे तबाह कर सकते हैं और इसीलिए इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने अपने नए बराक टैंकों को भविष्य का हथियार बता दिया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक उन टैंकों को आधुनिक सेंसर से लैस किया गया है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास के इलाके की खुद ही निगरानी कर लेते हैं। ऐसे में उनके लिए टारगेट की पहचान कर उसे बर्बाद करना आसान हो जाता है। एक रोज पहले ही इजराइल की सेना में इन खतरनाक टैंकों को शामिल कर लिया गया। दावा किया गया कि ईरान से मिल रही धमकियों के बीच अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो इजराइल के ये टैंक उसके दुश्मन की सेना पर कहर बनकर टूटेंगे। इस बीच फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र से इजराइल को समझाने की अपील की। उसने मांग की कि इजराइल को समझाने के लिए एक पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर बात हो।
क्योंकि वेस्ट बैंक में हिंसा बढ़ रही है। इजरायल की सेना ने फिलिस्तीन के शरणार्थी कैंपों को निशाना बनाया और आतंकवादियों को मारने के नाम पर वेस्ट बैंक जल उठा। गोलियां चली जिनमें कुछ आम लोग भी मारे गए। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इन्हीं बातों का जिक्र किया और पश्चिम एशिया में शांति के लिए फिलिस्तीन में शांति का माहौल बनाने की मांग की। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने अपने भाषण में इजरायल के खिलाफ खूब जहर उगला और संयुक्त राष्ट्र से उसे समझाने की अपील की, जिसके लिए उन्होंने एक पीस कॉन्फ्रेंस बुलाने की सलाह दी और इजरायल और फिलिस्तीन के झगड़े से जुड़े सभी पश्चिमी देशों को उसमें शामिल करने की मांग की। इधर यरूशलेम में फिलिस्तीन के एक युवक का एनकाउंटर कर दिया गया क्योंकि उस युवक पर इजरायल के सैनिक पर चाकू से हमला करने का आरोप लगा। घटना आधी रात में हुई जिसमें इजरायल का सैनिक जख्मी हो गया, जिसके बाद इजरायल के सैनिकों ने हमला करने वाले युवक का एनकाउंटर कर दिया। घटना यरूशलेम में रेलवे स्टेशन के पास हुई और जिस युवक का एनकाउंटर हुआ उस पर इजरायल के एक सैनिक पर चाकू से हमला करने का आरोप लगा। इजरायल की सेना ने बताया कि युवक गाजा पट्टी में इजरायल की सेना के एक्शन से नाराज था और इसीलिए उसने इजरायल के सैनिक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे यरूशलेम में तनाव बढ़ गया क्योंकि अगले हफ्ते यहूदी समुदाय का त्योहार योम किपुर है, जिसके लिए यरूशलेम में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। उसे शक है कि इस मौके पर फिलिस्तीन के आतंकी यहूदी समुदाय के लोगों को निशाना बना सकते हैं क्योंकि त्योहार मनाने के लिए हजारों यहूदी यरूशलेम पहुंचेंगे। उधर मोहाली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले वनडे मैच में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। शमी ने 10 ओवरों में 51 रन देकर 5 विकेट लिए और उनकी घातक गेंदबाजी की वजह से ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 276 रनों पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैचों में एक पारी में 5 विकेट लेने का कमाल करने वाले शमी तीसरे भारतीय हैं। इससे पहले ये कारनामा केवल कपिल देव और अजीत आगरकर के नाम दर्ज है। इस बीच पाकिस्तान ने अगले महीने से शुरू हो रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम में गेंदबाज हसन अली को भी शामिल किया गया, जो पिछले साल जून से ही पाकिस्तान की वनडे टीम से बाहर हैं। उन्हें तेज गेंदबाज नसीम शाह की जगह दी गई, जो चोट की वजह से इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। उधर आग की वजह से ब्राजील में 350 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में फैला जंगल बर्बाद हो गया। वहां कुछ महीनों पहले लगी आग ने इतना खतरनाक रूप ले लिया कि उसे बुझाना मुश्किल हो गया, क्योंकि घने जंगलों में फैली आग तेजी से आगे बढ़ी और इतनी खतरनाक हो गई कि वन विभाग के हाथ पांव फूल गए। ब्राजील के मातो ग्रोसो दो सुल राज्य में तो 350 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में फैला जंगल स्वाहा हो गया। वहां से जो तस्वीरें आई वो बद से बदतर होते हालात की गवाह बनी, क्योंकि इन तस्वीरों में साफ नजर आया कि हरे भरे जंगल का एक बड़ा हिस्सा काली राख में बदल चुका है। धुएं और घने जंगल की वजह से दमकल विभाग की मुश्किल और बढ़ गई। Toda essa vegetação é conhecida como banhado. ब्राजील के मौसम विभाग ने जानकारी दी कि बिजली गिरने की वजह से जंगल की आग खतरनाक रूप से फैलने लगी, जिसे काबू करने के लिए दमकल विभाग की 2 टीमें भेजी गई, लेकिन दमकल विभाग के कर्मचारी जंगल के नजदीक नहीं पहुंच पाए और आग बढ़ती गई। ब्राजील के जंगल में लगी आग का जिम्मेदार पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को माना गया। कई बार तो जंगल साफ करने के लिए उनमें आग तक लगा दी गई, जिसने धीरे धीरे खतरनाक रूप ले लिया और अब यह आग बुझाना मुश्किल लग रहा है। ब्राजील में फैले जंगल अमेज़न के जंगलों का हिस्सा हैं, जिनका 60% हिस्सा ब्राजील में है। एक रिसर्च में दावा किया गया कि अमेज़न के जंगलों में कटाई का आधा जिम्मेदार ब्राजील है, जहां खेती के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि ब्राजील 90 साल के सबसे भीषण सूखे का सामना करने लगा, क्योंकि उसके जंगलों में लगी आग झीलों और नहरों को सुखाने लगी। यही नहीं, बारिश नहीं होने से जंगल की आग बुझाना भी मुश्किल हो गया। इस बीच दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के जंगलों में लगी आग बढ़ने से आसपास के इलाकों पर खतरा मंडराने लगा। बताया गया कि आग इतनी भयंकर थी कि उसे बुझाने के लिए 70 से ज्यादा दमकल कर्मी जुट गए, लेकिन इसके बावजूद आग तेजी से फैल गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं, जिस पर दमकल कर्मी लगातार पानी की बौछार करते दिखे। इस दौरान वहां रहने वाले लोगों ने भी उनकी मदद की, लेकिन आग इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि उस पर काबू पाना एक चुनौती बन गया, क्योंकि तेज हवाओं की वजह से आग ने कई एकड़ जंगल जलाकर राख कर दिए। हालांकि 10 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आखिरकार आग पर काबू पा लिया, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली। बताया गया कि आग की चपेट में आने से आसपास के इलाकों में कई घरों को नुकसान हुआ। इधर दक्षिण पूर्व एशिया के देश फिलीपींस में ताल ज्वालामुखी से निकल रही राख और धुएं की वजह से वहां के कई शहर ठप हो गए। सबसे ज्यादा बुरा असर वहां की राजधानी मनीला और उसके आसपास के इलाकों पर पड़ा, क्योंकि वहां हर तरफ छाए धुएं ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। वहां की हवा उस ज्वालामुखी से निकली राख और धुएं की वजह से जहरीली हो गई, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कई लोगों को सीने में दर्द की शिकायत भी हुई, जिसकी वजह से 50 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। राख और धुएं की वजह से वहां का आसमान इस कदर धुंधला हो गया कि उसके पार देख पाना मुश्किल हो गया। हालात बिगड़ते देख वहां के प्रशासन ने लोगों से मास्क पहनने और बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने की अपील की। ताल ज्वालामुखी दुनिया का सबसे छोटा सक्रिय ज्वालामुखी है, जो मनीला से करीब 60 किलोमीटर दक्षिण में बतंगस प्रांत में ताल झील पर मौजूद जटिल ज्वालामुखी है।
उधर यूरोप के देश स्विट्जरलैंड ने भी बुर्का पहनने पर बैन लगा दिया। बैन लगाने के बाद वहां चेहरा ढकने और बुर्का पहनने पर भारी भरकम जुर्माना देना होगा। इससे पहले फ्रांस, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया समेत कई यूरोपीय देश बुर्के पर बैन लगा चुके हैं। और यूरोप के बाहर चीन और श्रीलंका में भी इस पर बैन है। लेकिन अब यूरोप के देश स्विट्जरलैंड में भी बुर्का या नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक रोज पहले वहां की संसद के निचले सदन ने इस पर मोहर लगाई, जिसके बाद स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक जगहों पर नाक, मुंह और आंखों को ढकने वाले नकाब या बुर्के को पहनना गैर कानूनी माना जाएगा। ऐसा करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी भारतीय रुपयों में करीब 92,000 का जुर्माना लगेगा। स्विट्जरलैंड के संसद के निचले सदन में बुर्का और नकाब को बैन करने के लिए हुए मतदान में 151 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिया और 29 सांसद इसके विरोध में रहे, जबकि इस प्रस्ताव को वहां का उच्च सदन पहले ही पास कर चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बुर्के पर बैन को लेकर 2021 में वहां जनमत संग्रह कराया गया था, जिसमें 51% लोगों ने बुर्का बैन करने की मांग की थी। इधर बीजेपी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बेटे यतींद्र सिद्धरमैया के खिलाफ चुनाव आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी ने पूर्व विधायक यतींद्र सिद्धरमैया पर विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसके बाद कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी को बीजेपी ने एक चिट्ठी लिखी, जिसमें यतींद्र सिद्धरमैया के उस बयान का जिक्र किया गया जिसमें उन्होंने बीते विधानसभा चुनाव के दौरान अपने पिता के निर्वाचन क्षेत्र में लोहे के बक्से और कुकर बांटे जाने की बात स्वीकार की थी। इस बीच सनातन धर्म पर दिए गए विवादास्पद बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन और डीएमके सांसद ए राजा को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने सनातन पर दिए गए विवादास्पद बयान पर एफआईआर की मांग करने वाली एक याचिका पर यह नोटिस जारी किया। और इस नोटिस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि वो इस मामले पर हेट स्पीच पर लंबित दूसरी याचिकाओं के साथ सुनवाई करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में जाने की सलाह भी दी। उधर इजराइल की सीमा के पास सीरिया में एक ड्रोन हमले की खबर आई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। माना जा रहा है कि 2 लड़ाकों को निशाना बनाकर ड्रोन से हमला किया गया और हमले का आरोप इजराइल की फौज पर लगा। इजराइल से लगने वाली सीमा के पास पहले भी सीरिया में इजराइल की फौज के हमलों की खबरें आती रही हैं। मोटरसाइकिल सवार दोनों लोग फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले संगठन पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद से जुड़े बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि दोनों हमलावर फिलिस्तीन में इजराइल की फौज पर हुए कुछ हमलों में शामिल थे। इसी को इजराइल की फौज के इस खुफिया ऑपरेशन की वजह माना जा रहा है। इस बीच इजराइल की मीडिया के मुताबिक वहां की सेना का चोरी हुआ एक टैंक कबाड़ में खड़ा मिला। बताया गया कि वो टैंक इजराइल के एक सैन्य अड्डे से कुछ रोज पहले ही चोरी हुआ था, जिसे इजराइल की पुलिस ने उस सैन्य अड्डे से करीब 20 किलोमीटर दूर कबाड़ में खड़ा हुआ पाया। इजराइल की पुलिस ने उस टैंक को चुराने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब इजराइल के हथियारों के जखीरे में सेंध लगाई गई। इससे पहले फरवरी महीने में भी इजराइल के 2 सैनिकों ने वहां की सरकार के न्यायिक सुधार बिल के विरोध में एक टैंक को चुरा लिया था, जबकि कुछ महीने पहले इजराइल के सैन्य अड्डे से बड़े पैमाने पर गोलियां चोरी होने की खबर सामने आई थी। हालांकि इजराइल की मीडिया के मुताबिक चोरी हुए जिस टैंक को कबाड़ खाने से बरामद किया गया उसे इजराइल की सेना ने 1 साल पहले ही इस्तेमाल से हटा दिया था और उसमें कोई गोला बारूद भी मौजूद नहीं था। इधर अजरबैजान के हमले के बाद आर्मेनिया में प्रधानमंत्री के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अजरबैजान ने कुछ दिन पहले ही नागोर्नो कराबाख में आर्मेनिया के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। आर्मेनिया ने दावा किया कि इस हमले में 200 लोगों की मौत हो गई और इसी बात पर गुस्सा दिखाने के लिए येरेवान में लोग सड़कों पर उतर आए। वो पुलिस से भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तैनात पुलिस के भी पसीने छूट गए। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाने पहुंचे इन लोगों को काबू करना मुश्किल हो गया। सड़क पर ही खींचतान शुरू हो गई। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियों के सायरनों की आवाज गूंजने लगी। आर्मेनिया में ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि रूस अजरबैजान को नहीं रोक पाया और उसने एक बार फिर नागोर्नो कराबाख में खून की नदियां बहा दी। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री पाशिन्यान रूस के इशारे पर काम कर रहे हैं और इसीलिए उनका भी विरोध हुआ। उधर रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के सेवेस्तोपोल में रूस की नौसेना के अड्डे पर मिसाइल से हमले किए गए, जिनमें एक सैनिक की मौत हो गई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने उसके काला सागर के बेड़े के मुख्यालय पर मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से मुख्यालय की उस इमारत में आग लग गई। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सेवेस्तोपोल में काला सागर बेड़े के मुख्यालय पर यूक्रेन ने कई मिसाइलें छोड़ी। हालांकि रूसी सेना ने उनमें ज्यादातर मिसाइलों को आसमान में ही ढेर कर दिया, लेकिन एक मिसाइल मुख्यालय की इमारत पर गिर गई, जिसकी वजह से वहां आग लग गई। आग लगते ही आसपास के इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और सायरन भी बजाए गए। सेवेस्तोपोल क्राइमिया का सबसे बड़ा शहर है। ऐसे में वहां हुए मिसाइल हमले से लोग खौफ में आ गए। रूस ने यूक्रेन से 2014 में क्राइमिया छीन लिया था, लेकिन यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ज़ेलेंस्की कई बार ये साफ कह चुके हैं कि वो क्राइमिया को वापस लेकर ही रहेंगे। और क्राइमिया में बेहद अहम नौसेना के अड्डे पर हमला होने के कुछ ही घंटे बाद पुतिन की एक बैठक हुई। हालांकि ये बैठक पुतिन अपने सुरक्षा सलाहकारों के साथ हर हफ्ते करते हैं, लेकिन इस बार जैसे ही वो वहां पहुंचे उन्हें क्राइमिया पर हमले की जानकारी दी गई और ये बताया गया कि जिस नौसेना के अड्डे पर रूस की पनडुब्बियां और जंगी जहाज खड़े रहते हैं, वहां एक बार फिर मिसाइल ने कहर बरपा दिया। माना जा रहा है कि इस खबर ने पुतिन की चिंता को बढ़ा दिया होगा।
क्योंकि यूक्रेन ने पिछले कई महीनों से लगातार क्राइमिया को ही निशाना बनाने की रणनीति अपना रखी है। कभी उसने कर्ज ब्रिज पर हमला बोला तो कभी क्राइमिया के दूसरे हिस्सों में मौजूद रूस के एयरबेस पर हमला किया। कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबरें आई थीं कि यूक्रेन ने क्राइमिया में मिसाइल से हमला कर रूस के एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। लेकिन अब जब एक बार फिर वहां मिसाइल हमला हुआ तो ये रूस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इधर मध्य प्रदेश के दमोह में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान अचानक एक हादसा हो गया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हरदीप सिंह डांग बाल बाल बच गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क पर लगा एक स्वागत द्वार एक बस पर गिरता दिखा। उस बस में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हरदीप सिंह डांग समेत कई दूसरे नेता सवार थे। वो सभी नेता बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे और इस दौरान वो एक ऐसी बस में सवार थे जिसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी हुई थी। वो सभी नेता उस लिफ्ट में खड़े होकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। तभी अचानक वो गाड़ी सड़क पर लगे एक स्वागत द्वार से टकरा गई और पूरा का पूरा स्वागत द्वार ही उन पर आ गिरा, जिसकी वजह से सब डर गए। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन हादसे की वजह से कुछ देर के लिए रोड शो को रोकना पड़ा। इस बीच मध्य प्रदेश के भिंड से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता एक रैली के दौरान खुलेआम हथियार लहराते नजर आए, जिसके बाद वहां बवाल मच गया। क्योंकि रैली में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद दिखे। आगे आगे चलते हुए ऐसे कई लोग दिखे जो बंदूक लहराते रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये रैली पूरे भिंड शहर से निकली। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग हाथों में कांग्रेस पार्टी के झंडे भी थामे दिखे, लेकिन रैली में हथियार लहराए जाने पर बवाल मच गया। भिंड में ये रैली कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के पहुंचने से पहले निकाली गई थी। इस रैली के जरिए प्रमोद चौधरी नाम के कांग्रेस नेता शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, जो विधानसभा चुनाव में टिकट पाना चाहते हैं। कांग्रेस की ये रैली वहां के एक पुलिस थाने के सामने से भी गुजरी और उस वक्त भी कांग्रेस कार्यकर्ता खुलेआम हथियार लहराते दिखे, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने रैली को रोककर उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और पुलिस वालों से ही भिड़ गए। उधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले गंगा जल पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता भिड़ गए, क्योंकि कांग्रेस ने इंदौर से जनता को गंगा जल से भारी बोतल बांटने की शुरुआत कर दी। और यही वजह रही कि गंगा जल पर बीजेपी और कांग्रेस में ठन गई। गंगा जल की बोतल पर कमलनाथ के 11 वचन लिखे जाने की जानकारी जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिली, उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार तंज कस दिया। जो झूठे हैं उनको झूठी कस्में खानी पड़ती। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के बयान पर कांग्रेस भी पलटवार करने से पीछे नहीं हटी। एक बोतल हम उनको भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। गंगा जल की बोतल पर कांग्रेस ने जो 11 वचन लिखे, उनमें जनता से कई तरह के लुभावने वादे किए गए। इस बीच 20 साल बाद चीन पहुंचे सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। चीन और सीरिया के रिश्ते कई साल पुराने हैं और यूक्रेन जंग के बाद चीन और रूस जैसे देश अमेरिका के सामने खड़े नजर आए। और ऐसे हालात में बशर अल असद चीन पहुंचे, जहां उनकी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, जिसकी छोटी सी तस्वीर भी जारी की गई, जिसमें सीरिया और चीन का प्रतिनिधिमंडल आमने सामने बैठा नजर आया। मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग ने चीन और सीरिया के रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया। 20 साल बाद सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का चीन दौरा दुनिया भर में चर्चा का मुद्दा बन गया, क्योंकि सीरिया में अमेरिका के खिलाफ रूस और ईरान जैसे देश बशर अल असद सरकार के साथ खड़े हैं और चीन के रिश्ते रूस और ईरान से अच्छे हैं। उधर बशर अल असद को चीन ने जैसे ही मदद का ऐलान किया, सीरिया में उनके विरोधी सड़क पर उतर आए। सीरिया में लोग कई साल से बशर अल असद की सरकार का विरोध कर रहे हैं और जैसे ही उनको इस बात की खबर लगी, वो सड़कों पर उतर आए। हाथों में झंडे लेकर हजारों लोग सीरिया के राष्ट्रपति के खिलाफ नारे लगाने लगे। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने चीन के खिलाफ भी नारेबाजी की, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बशर अल असद से मुलाकात में उन्हें मदद का भरोसा दिया, जिसके बाद असद पर तानाशाही का आरोप लगाने वाले लोगों का डर और बढ़ गया, क्योंकि आरोप है कि असद की सरकार के साथ मिलकर रूस पहले ही विरोध को कुचलने का काम कर रहा है। ऐसे में चीन भी अगर असद के साथ खड़ा हो गया तो उनकी ताकत और बढ़ जाएगी, और ऐसा हुआ तो असद के विरोधियों के साथ खड़े अमेरिका की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका किसी भी हाल में बशर अल असद को सत्ता से हटाना चाहता है। उधर ईरान और रूस की बढ़ती दोस्ती से सीरिया की ताकत बढ़ सकती है, यह आशंका अमेरिकी वायुसेना के एक बड़े अधिकारी ने जताई और यूक्रेन जंग के बाद दुनिया में बदले समीकरण का जिक्र किया और बयान दिया कि ईरान और रूस के बीच सैन्य संबंध मजबूत होने से सीरिया का फायदा हो सकता है, क्योंकि ये दोनों देश सीरिया की बशर अल असद सरकार का साथ देते हैं और अमेरिका सीरिया में बशर अल असद सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी ने इन्हीं समीकरणों का जिक्र करते हुए यह मुद्दा उठाया और बयान दिया कि रूस और ईरान के सैन्य संबंध सीरिया के लिए फायदेमंद होंगे, क्योंकि पहले ईरान ने रूस को शाहिद 136 ड्रोन दिए और अब रूस की ओर से ईरान को ड्रोन की खतरनाक तकनीक मिल सकती है, जो सीरिया की बशर अल असद सरकार के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि ईरान और रूस सीरिया को राजनीतिक और सैन्य समर्थन देते हैं। और जिस तरह से दोनों देश मिलकर खतरनाक ड्रोन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, वो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, जिसका इशारा अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी ने कर दिया। उधर पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनके भाई शहबाज शरीफ और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी समेत कई बड़े नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई फिर शुरू होगी। मतलब आने वाले दिनों में पाकिस्तान के नेताओं के सामने बड़ा संकट खड़ा होने वाला है।
और अगर भ्रष्टाचार के मामले में ये दोषी पाए गए तो इन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक वहां की सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद इमरान खान की ओर से पिछले साल दाखिल की गई एक याचिका पर यह फैसला सुनाया। उस याचिका में उन्होंने शहबाज शरीफ की तत्कालीन सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार रोधी कानून में किए गए संशोधन को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए वहां की सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से खोलने का फैसला सुना दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार के करीब 2000 मामले फिर से खोले जाएंगे, जिनमें 80 हाई प्रोफाइल। इनमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी समेत कई नाम शामिल हैं और इसीलिए ये दावा किया जा रहा है कि दोषी पाए जाने पर इन नेताओं की मुसीबत बढ़ सकती है। इस बीच खबर है कि नकदी के संकट से जूझ रहे चीन में जानवरों के लिए भी मुश्किलें बढ़ गईं। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के लियाओनिंग प्रांत के एक चिड़ियाघर में जानवरों को खाना नहीं मिल पा रहा क्योंकि नकदी संकट काफी बढ़ गया। CNN के मुताबिक नकदी की कमी की वजह से शी जिनपिंग सरकार ने उस चिड़ियाघर को पैसे देना बंद कर दिया, जिसके बाद जानवरों को दिया जाने वाला खाना आधा कर दिया गया, जिससे जानवरों पर भूखे मरने का संकट मंडराने लगा। इतना ही नहीं, खबर के मुताबिक लियाओनिंग प्रांत के उस चिड़ियाघर में काम करने वाले कर्मचारियों को करीब 6 महीने से वेतन भी नहीं दिया गया। और नकदी संकट की मार सबसे ज्यादा वहां के लोगों पर पड़ रही है। CNN के मुताबिक नकदी की कमी को दूर करने के लिए चीन की सरकार लोगों से गलत तरीके से जुर्माना वसूलने में जुटी है, ताकि किसी भी तरह नकदी संकट को खत्म किया जा सके। उधर चीन के बाद अमेरिका भी कर्ज के बोझ से बेहाल हो गया। अमेरिका पर कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां गवर्नमेंट शटडाउन की स्थिति पैदा होने की आशंका है। गवर्नमेंट शटडाउन का मतलब पैसे की कमी के कारण सरकार का कामकाज पूरी तरह ठप होने से है। और ऐसा इसलिए क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अमेरिका पर 33 लाख करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 2700 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अमेरिका में पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है और वह महंगाई ने भी लोगों की कमर तोड़ रखी है। ऐसे में अमेरिका में एक बार फिर मंदी की आशंका बढ़ गई। और अगर अमेरिका में मंदी आती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। बताया गया कि अमेरिका का कुल कर्ज पिछले 3 महीनों में ही 1 लाख करोड़ डॉलर यानी 80 लाख करोड़ रुपए हो गया। ऐसे में गवर्नमेंट शटडाउन से बचने के लिए अमेरिका की संसद को साल 2024 के बजट से जुड़े 12 बिल 1 अक्टूबर से पहले मंजूर करने होंगे, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 बिलों में अब तक किसी को भी मंजूरी नहीं मिली है। इसलिए 1 अक्टूबर वाली डेडलाइन तक बजट पास होने की संभावना काफी कम है। इस बीच चीन ने अमेरिका पर साइबर हथियारों का जखीरा तैयार करने का आरोप लगाया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक कुछ दिन पहले अमेरिका ने चीन से जुड़ी खुफिया जानकारी चुराने की कोशिश की, जिसके बाद अमेरिका और चीन में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक कुछ दिनों पहले अमेरिका के हैकरों ने उनके हथियारों से जुड़ी जानकारी चुराने की कोशिश की। यही नहीं, चीन ने दावा किया कि कई पानी और बिजली के प्रोजेक्ट की खुफिया जानकारी भी चुराई गई। हालांकि जैसे ही चीन को इसकी भनक लगी, उसने साइबर हमलों से बचने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी। चीन के मुताबिक अमेरिका के पास ऐसा साइबर हथियारों का जखीरा है जो किसी भी देश को घुटनों पर ला सकता है। यही नहीं, चीन ने दावा किया कि अमेरिका ने 47 से ज्यादा देशों की खुफिया जानकारी चोरी की। हालांकि कुछ दिनों पहले अमेरिका ने भी चीन पर साइबर हमले का आरोप लगाया था। इधर मुंबई के एक मॉल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें आग का काला धुआं उठता नजर आया और वहां मौजूद दमकल की 22 गाड़ियां उस पर काबू पाने में जुट गईं। वहां से आई तस्वीरों में आग लगने की वजह से उस पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया, क्योंकि आग इतनी भयंकर थी कि उसका काला धुआं कई किलोमीटर दूर से ही नजर आने लगा। आग के बाद फैला धुआं आसपास के इलाकों तक भी पहुंच गया और उस मॉल के सामने वाली सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जो आग का विकराल रूप देखकर दहशत में आ गई। बताया गया कि उस मॉल में बने एक जिम में करीब 14 लोग फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद उस मॉल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। उधर इंडिगो की फ्लाइट में इमरजेंसी डोर को खोलने की कोशिश करने वाले एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस आदमी ने हवा में उस फ्लाइट का इमरजेंसी दरवाजा खोलने की कोशिश की, जिसकी वजह से गुवाहाटी से अगरतला जा रही उस फ्लाइट में अफरा तफरी मच गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उस फ्लाइट के अटेंडेंट उस आदमी को खींचते नजर आए। इस दौरान वहां मौजूद यात्रियों ने गुस्से में उस आदमी पर थप्पड़ भी बरसाए। बताया गया कि उस आदमी ने जब उस फ्लाइट का इमरजेंसी दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दूसरे यात्रियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका और लगातार दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा। जिसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट दौड़कर वहां आए और उसे खींचते हुए वहां से ले गए। जिसके बाद जैसे ही फ्लाइट अगरतला में लैंड हुई, उस आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस की शुरुआती जांच में उस आदमी के नशे में होने की बात सामने आई। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी का दौरा कर उसे कई सौगात देंगे। वाराणसी के इस दौरे में पीएम कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री सबसे पहले वाराणसी में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा महिला आरक्षण बिल के पास होने की खुशी में वहां आयोजित एक कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इस बीच रविवार 24 सितंबर से देश में 9 नई वंदे भारत ट्रेनें पटरी पर उतर जाएंगी, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे।
जिसके साथ देश में कुल वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 33 पर पहुंच जाएगी। इन नई वंदे भारत ट्रेनों के जरिए जयपुर से उदयपुर, पटना से हावड़ा, रांची से हावड़ा, हैदराबाद से बेंगलुरु और इंदौर से जयपुर समेत कई अहम रूट जोड़े जाएंगे। इधर पिछले महीने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला हेड कांस्टेबल पर हमला करने वाले आरोपियों से पुलिस और यूपी एसटीएफ की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक आरोपी हमलावर मारा भी गया। 29 और 30 अगस्त की रात को ड्यूटी करके ट्रेन से लौट रही उस महिला हेड कांस्टेबल पर उन 3 लोगों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद तीनों आरोपियों की लोकेशन की जानकारी मिलते ही पुलिस और यूपी एसटीएफ तीनों आरोपियों को पकड़ने पहुंची, मगर बताया गया कि पुलिस को देखते ही आरोपियों ने फायरिंग कर दी, इसलिए जवाब में पुलिस ने भी गोली चला दी। तो अभियुक्त को गोली लगी थी, उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में एक आरोपी ढेर हो गया और बाकी दोनों घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी को भी काफी चोट आई। इस बीच उत्तर प्रदेश के इटावा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यात्रियों से भरी एक बस पानी से भरे अंडरपास में फंस गई। घटना तब हुई जब भारी बारिश के बाद वो बस यात्रियों को लेकर वहां से गुजर रही थी, लेकिन अंडरपास में पानी भरा होने की वजह से बस का इंजन बंद हो गया और वो वहीं फंस गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगने लगे। वहीं बस में मौजूद कुछ लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद खुदाई करने वाली मशीन के सहारे वहां से बस को निकाल लिया गया। यात्रियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने बस के ड्राइवर को अंडरपास से ले जाने के लिए मना किया था, लेकिन वो जानबूझकर अंडरपास से ले गया, जिसकी वजह से कई यात्रियों की जान मुश्किल में पड़ गई। बताया गया कि बस इटावा से आगरा जा रही थी। उधर रूस में बढ़ते खतरे के बीच यूरोप के देश नॉर्वे ने पहली बार सड़क पर F-35A लड़ाकू विमान उतारकर जंग की तैयारी दिखाई। नॉर्वे नेटो का सदस्य है और जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है और इसीलिए नॉर्वे भी पुतिन के निशाने पर है। यूक्रेन की मदद के लिए रूस कई बार नॉर्वे को धमकी दे चुका है, लेकिन अब नॉर्वे ने भी कमर कस ली और जंग जैसे हालात से निपटने का अभ्यास शुरू कर दिया, क्योंकि पुतिन की धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसीलिए नॉर्वे की वायुसेना ने F-35A फाइटर जेट को सड़क पर उतारकर उसकी खूबियों को देखा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 F-35A लड़ाकू विमान जंगल के बीच बनी एक सड़क पर आसानी से उतरते दिखाई दिए। दोनों विमानों ने वहां से ईंधन भरा और फिर आसमान में उड़ गए। नॉर्वे ने F-35A फाइटर जेट को सड़क पर उतारकर यह दिखा दिया कि वो जंग के हालात में किसी भी जगह से हमला बोलने में सक्षम है। इधर खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने एक बार फिर तालिबान पर आतंकी संगठन TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करने का आरोप लगाया, क्योंकि कुछ रोज पहले पाकिस्तान के सुरक्षा बल ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक इलाके से 200 किलो विस्फोटक बरामद किया था। और पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान के इशारे पर आतंकी संगठन TTP के लिए विस्फोटक भेजा गया था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस घटना के बाद अफगानिस्तान के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में पाकिस्तान ने इस मुद्दे को उठाया और एक रोज पहले हुई इस बैठक में पाकिस्तान ने एक बार फिर तालिबान पर TTP को हथियारों की सप्लाई करने का आरोप मढ़ दिया। पाकिस्तान के मुताबिक TTP के लिए विस्फोटक एक जुगाड़ गाड़ी से ले जाया जा रहा था। उस पर करीब 200 किलो विस्फोटक लदा था और उसे घास और सब्जियों की मदद से छिपाया गया था। हालांकि तालिबान ने एक बार फिर पाकिस्तान के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन सूत्रों का दावा है कि उस बैठक में दोनों देशों के बीच हथियारों की तस्करी रोकने के लिए बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करने की बात पर सहमति बन गई। उधर इजरायल ने अपने कट्टर दुश्मन ईरान पर बड़े साइबर हमले का आरोप लगा दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान के हैकरों ने इजरायल के हथियारों से जुड़ी जानकारी चुराने की कोशिश की, जिसके बाद इजरायल ईरान पर आग बबूला हो गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक कुछ दिनों पहले ईरान के हैकरों ने इजरायल के शोधकर्ताओं और सेना के बड़े अधिकारियों की जानकारी चुराने की कोशिश की। यही नहीं, ईरान ने इजरायल की अहम वेबसाइटों को भी हैक करने की कोशिश की। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान इजरायल के हथियारों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है, इसलिए वो हैकरों की मदद ले रहा है। बताया गया कि ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ने के बाद साइबर हमलों में काफी तेजी आई। जून में ईरान के हैकरों ने इजरायल की कई सरकारी वेबसाइटों को हैक कर लिया था। मतलब ईरान अब चारों तरफ से इजरायल की घेरेबंदी करने में जुट गया। इस बीच अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में पिछले साल हुए एक हादसे की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। हादसे में मारे गए एक आदमी के परिवार ने गूगल मैप्स पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाकर कंपनी पर केस कर दिया और आरोप लगाया कि गूगल कंपनी की बड़ी लापरवाही की वजह से उनके परिवार के एक सदस्य की जान चली गई। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक पिछले साल 30 सितंबर को वो आदमी नॉर्थ कैरोलिना में किसी अनजान रास्ते से गुजर रहा था और सही रास्ता जानने के लिए उसने गूगल कंपनी के नेविगेशन सॉफ्टवेयर गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया। परिवार ने आरोप लगाया कि गूगल मैप्स ने उन्हें जिस रास्ते पर भेजा उस पर बना एक पुल टूटा हुआ था, जिसकी वजह से उनकी कार 20 फीट नीचे नदी में गिर गई और उनकी मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने पुल के टूटे होने की सूचना गूगल मैप को पहले ही दे दी थी। इसके बाद भी कंपनी ने नेविगेशन सिस्टम में इसकी जानकारी अपडेट नहीं की। हादसे के बाद गूगल कंपनी पर किए गए केस के दौरान एक स्थानीय निवासी ने अपने ईमेल का रिकॉर्ड भी कोर्ट में पेश किया, जिसमें उन्होंने कंपनी को 2020 में ही इस पुल के टूटे होने की जानकारी दी थी। इधर शरद पवार गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए महाराष्ट्र विधान भवन में अजीत पवार गुट की तरफ से एक याचिका डाली गई। इस याचिका के जरिए अजीत पवार गुट ने एनसीपी पर अपना दावा ठोका।
और शरद पवार गुट के 10 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दाखिल कर दी। माना जा रहा है कि एनसीपी के कुल 54 विधायकों में 42 अजीत पवार गुट के साथ हैं, जबकि 12 विधायक शरद पवार गुट में हैं। उधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों को समन्स जारी किए। इन आरोपियों में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का नाम भी शामिल है और इन सभी आरोपियों को 4 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया। तो ये सब तो चलता रहता है, इसमें कुछ दम नहीं है। लालू यादव पर रेल मंत्री रहने के दौरान जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप है। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बेलारूस के सैन्य अभ्यास के ऐलान के बाद यूक्रेन ने उससे लगने वाली अपनी सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी, क्योंकि दावा किया गया कि पर्दे के पीछे से रूस की मदद करने वाला बेलारूस पुतिन के इशारे पर किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। और इसी बात से डरे यूक्रेन ने बेलारूस से लगने वाले अपने बॉर्डर पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बेलारूस की सेना यूक्रेन के करीब अपने ब्रेस्ट इलाके में 22 से 26 सितंबर तक ड्रिल करेगी। ये इलाका यूक्रेन के नजदीक तो है, लेकिन पोलैंड की सरहद भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में बेलारूस की ये ड्रिल सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पोलैंड के लिए भी किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि जंग में रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने वाले पोलैंड को पुतिन कई बार धमका चुके हैं। ऐसे में आशंका जताई गई कि सैन्य अभ्यास के आड़ लेकर पुतिन का साथी बेलारूस किसी भी समय जंग में कूद सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए यूक्रेन ने बिना वक्त गंवाए बेलारूस से लगने वाली अपनी सीमा की किलेबंदी कर दी। उधर यूक्रेन के अमेरिका से खतरनाक एब्रम्स टैंक्स मिलने की तारीख तय हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया कि एब्रम्स टैंक अगले हफ्ते यूक्रेन पहुंच जाएंगे, यानी ज़ेलेंस्की की मांग पूरी हो गई। यूक्रेन की फौज को एब्रम्स टैंकों की सख्त जरूरत है और इसीलिए ज़ेलेंस्की अमेरिका से लगातार इस टैंक की मांग कर रहे थे। इसके बाद अमेरिका ने टैंकों को भेजने का फैसला लिया। जंग के मैदान में अमेरिका का खतरनाक एब्रम्स टैंक पुतिन की सेना के पसीने छुड़ा सकता है, क्योंकि एब्रम्स टैंक काफी ताकतवर है और ये ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इतना ही नहीं, एब्रम्स टैंक 3 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने में भी सक्षम है। रूस की सेना के पास सोवियत युग के काफी टैंक मौजूद हैं, लेकिन उसके मुकाबले अमेरिका का एब्रम्स टैंक काफी मजबूत टैंक है। यानी जैसे ही यूक्रेन को एब्रम्स टैंक मिलेंगे, ज़ेलेंस्की की सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यूक्रेन को अमेरिका से एब्रम्स टैंकों के साथ साथ घातक मिसाइलें और रॉकेट लॉन्चर भी दिए जाएंगे। इस बीच जंग में यूक्रेन की मदद का अमेरिका में विरोध शुरू हो गया। यूक्रेन जंग के दौरान अमेरिका ने यूक्रेन को कई बार आर्थिक पैकेज दिए। यही नहीं, ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे के दौरान ही यूक्रेन को एक और आर्थिक पैकेज मिल गया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी ने इस मुद्दे पर बाइडेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसद यूक्रेन को दी जाने वाली आर्थिक मदद के खिलाफ हैं, क्योंकि 6 विपक्षी सांसदों ने बाइडेन को एक चिट्ठी लिखकर यूक्रेन को दिया जाने वाला आर्थिक पैकेज रोकने की मांग की और लिखा कि अब बस बहुत हुआ। जिसके बाद इस मुद्दे पर बाइडेन का भी जवाब आ गया। वो अपने देश के नेताओं को यूक्रेन की मदद करने की सलाह देते नजर आए। यूक्रेन जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने दूसरी बार अमेरिका की यात्रा की। हालांकि इस बार की उनकी यात्रा विवादों में आ गई, क्योंकि उनकी यात्रा के दौरान ही अमेरिका में यूक्रेन की मदद पर सवाल उठने लगे। उधर रूस के अनाज समझौते को तोड़ने के बाद पहली बार यूक्रेन का अनाज से भरा जहाज काला सागर से रवाना हुआ। रूस जुलाई महीने में उस समझौते से हट गया था, जिसके तहत यूक्रेन का अनाज काला सागर से होते हुए दुनिया के कई देशों को एक्सपोर्ट होता है, जिसकी वजह से दुनिया में गेहूं की कीमतें बढ़ गईं और कई देशों में खाने का संकट खड़ा हो गया। इसीलिए जरूरतमंद देशों की मदद के लिए यूक्रेन ने पिछले महीने काला सागर के पश्चिमी इलाके से गुजरने वाले एक गलियारे की घोषणा की, जो रोमानिया और बल्गेरिया के करीब से होकर जाता है और रूस से काफी दूर होने की वजह से वहां हमले की आशंकाएं भी बेहद कम है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसीलिए यूक्रेन ने अपने उस जहाज को वहां से रवाना कर दिया, जो अनाज संकट से जूझ रहे मिस्र को करीब 18,000 टन अनाज पहुंचाएगा। इस बीच पोलैंड और यूक्रेन में हथियारों के मुद्दे पर झगड़ा बढ़ गया। इससे पहले दोनों देशों में तब ठनी जब पोलैंड ने यूक्रेन से अनाज का आयात रोक दिया, जिसका जिक्र ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र में कर दिया था और पोलैंड पर निशाना साधा था। जिसके अगले ही दिन पोलैंड ने ऐलान कर दिया कि वो जंग लड़ रहे यूक्रेन को हथियार ही नहीं देगा, जिस पर यूक्रेन तिलमिला उठा। जिसके बाद पोलैंड ने यूक्रेन को करारा जवाब दिया। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेई दुदा ने बयान दिया कि यूक्रेन पोलैंड के फैसलों को गलत तरीके से देख रहा है, क्योंकि पोलैंड यूक्रेन को वो हथियार नहीं दे सकता जिनके लिए वो मोटी रकम चुका रहा है, क्योंकि उन हथियारों से पोलैंड की सेना की ताकत बढ़ेगी और उन हथियारों को वो यूक्रेन को नहीं दे सकता। यानी पोलैंड ने साफ कर दिया कि वो अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। वैसे इस झगड़े की शुरुआत तब हुई जब पोलैंड ने अपने किसानों के हितों की रक्षा के लिए यूक्रेन से अनाज का आयात रोक दिया था। इधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक गाड़ी की एक ट्रक से जोरदार भिड़ंत होती नजर आई। घटना उस वक्त हुई जब वो गाड़ी अपनी दाईं ओर मुड़ रही थी और तभी रॉन्ग साइड से आ रहे उस ट्रक से उस गाड़ी की भयंकर टक्कर हो गई। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें वो गाड़ी मुड़ती नजर आई। इसी दौरान रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार वो ट्रक आता दिखाई दिया और जैसे ही वो गाड़ी कुछ दूरी पर पहुंची, उस ट्रक की उससे जोरदार भिड़ंत हो गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद
मैंने कहा रुको भाई, माँ बेटे को सुबह की चाय तो पी लेने दो, है ना? अरे माँ, आप मुझे फोन कर रही हो? तो और क्या करूं? चाय। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। क्या खुशबू आ रही है? ऑफिस के बाहर तुम्हारी ये वाली चाय 200 रुपए में बिकेगी, पता है? मैं ये वाली चाय सबके लिए नहीं बनाती। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि कनाडा में 25 सितंबर को खालिस्तान के समर्थन में होने वाले प्रदर्शन में पाकिस्तान के लोगों को शामिल करने की बड़ी साजिश रची गई है। मतलब कनाडा और भारत के खराब होते संबंधों का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इस खतरनाक प्लान को तैयार किया ताकि भारत के खिलाफ कनाडा में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों को और भड़काया जा सके। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 25 सितंबर को कनाडा के ऑटवा समेत वहां के कई शहरों में भारतीय हाई कमीशन के बाहर खालिस्तान के समर्थन में प्रदर्शन करने की तैयारी की गई है। और दावा है कि इस प्रदर्शन को कामयाब बनाने के लिए ISI ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। खुफिया एजेंसियों के सूत्र बताते हैं कि ISI ने कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानियों को पहचान छिपाकर प्रदर्शन में शामिल होने का फरमान जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक ISI के एजेंट भारत के खिलाफ भड़काऊ पोस्टर और बैनर तैयार करने में भी खालिस्तानी आतंकियों की मदद करने में जुटे हैं। यहां तक कि प्रदर्शन के लिए खालिस्तान समर्थकों को लाने और ले जाने के लिए ISI बसों का भी इंतजाम कर रही है। उधर भारत का दौरा रद्द होने के बाद कनाडा के गायक शुभनीत सिंह उर्फ शुभ के सुर बदल गए। मुंबई समेत कई दूसरे शहरों में होने वाले शो से कुछ रोज पहले शुभ ने सोशल मीडिया पर भारत का गलत नक्शा पोस्ट किया था। आरोप लगे मुंबई में तो शुभ के कार्यक्रम के पोस्टर फाड़ दिए गए थे। विरोध जताते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके पोस्टर पर कालिक तक पोत दी थी। यहां तक कि शुभ को स्पॉन्सर करने वाली भारतीय कंपनी ने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया। लेकिन भारत में अपने कार्यक्रम रद्द होने के बाद शुभ के सुर बदल गए। इस पूरे विवाद के बाद उन्होंने पहली बार बयान दिया जिसमें उन्होंने शो रद्द होने पर निराशा जताई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर साझा किए बयान में उन्होंने ये भी बताया कि वो पिछले 2 महीनों से भारत दौरे के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे और अपने लोगों के सामने प्रदर्शन के लिए बेहद उत्साहित थे। और भारत पर झूठे आरोप लगाकर पूरी दुनिया में अपनी किरकिरी करवाने के बाद भी जस्टिन ट्रूडो के बोल नहीं बदले। उन्होंने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने वही झूठ दोहराया कि कनाडा में हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है, जबकि भारत कनाडा के सफेद झूठ को सिरे से नकार चुका है। लेकिन इसके बावजूद न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो ने दोबारा सरेआम अपना वही पुराना राग आलाप दिया जो उन्होंने अपनी संसद में रोया था। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved. अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक कनाडा के किसी भी साथी ने ट्रूडो के झूठ में उनका साथ नहीं दिया, मगर अलग थलग पड़ने के बावजूद ट्रूडो अपना बयान वापस लेने को राजी नहीं। इस बीच खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि कनाडा में फल फूल रहे ड्रग्स के धंधे के पीछे वहां पनाह लिए सिख समुदाय के तस्कर हैं। बताया गया कि कनाडा में बसे भारतीय मूल के लोगों ने वहां ड्रग्स का धंधा शुरू किया था और उनके तार कहीं न कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हैं। यानी कनाडा में एक्टिव सिख ड्रग तस्करों के सिर पर ISI का हाथ है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने खबर दी कि पंजाब और कनाडा में पंजाबी ड्रग्स तस्करों का काफी मजबूत नेटवर्क है जो कि अमेरिका, मेक्सिको और पाकिस्तान से कनाडा में ड्रग्स पहुंचाते हैं। कनाडा के अंदर एंट्री होने के बाद ड्रग्स की इस तस्करी का जरिया बनते हैं ट्रक, और कनाडा में सिख समुदाय के ज्यादातर लोगों का ट्रकों का ही बिजनेस है। 2 साल पहले कनाडा में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जिनमें 9 का पंजाब से ताल्लुक था। पुलिस ने उनसे 1000 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद किए थे। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने खबर दी कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी सुक्खा की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर उसकी जिम्मेवारी लेने वाली जो पोस्ट डाली गई वो फर्जी हो सकती है। बताया गया कि खुफिया एजेंसियों को शक है कि वो पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई के गैंग नहीं डाली, बल्कि उसका नाम इस्तेमाल करके किसी और ने
जांच एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश की। और सूत्रों ने खबर दी कि खुफिया एजेंसियों का माथा इसलिए ठनका क्योंकि खालिस्तानी आतंकी सुक्खा की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर जो पोस्ट डाली गई वो उसके गैंग की तरफ से आज तक अपलोड की गई सभी पोस्ट से अलग है। कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई हनुमान जी का भक्त है, इसलिए उसकी सभी पोस्ट पर जय बलकारी लिखा होता है। पिछले साल लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेवारी लेते हुए जो पोस्ट डाली थी उसमें भी जय बलकारी लिखा था, लेकिन जब सुक्खा की हत्या में गैंग की तरफ से अपना हाथ होने का दावा किया गया तो उस पोस्ट में जय बलकारी की जगह जय महाकाल और जय श्री राम लिखा नजर आया, जो कि कभी नहीं होता। इसी वजह से खुफिया और जांच एजेंसियों की एक टीम अब जेल में बंद लॉरेंस से इस पोस्ट के बारे में पूछताछ करेगी। उधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने खबर दी कि जब से जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री का पद संभाला है तब से वहां कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। वहां पुलिस कर्मियों की भारी कमी है, ऐसी कमी की अपराधी ही पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं, मगर अपना घर संभालने के बजाय ट्रूडो भारत पर झूठे आरोप लगाने में लगे। जबकि खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि कनाडा में बढ़ते अपराध बहुत बड़ा मसला बन चुका है और वो इसलिए बना है क्योंकि कनाडा में पुलिस की भर्ती ही रोक दी गई है। इसकी वजह यह है कि पुलिस कर्मियों का वेतन देने के लिए कनाडा की सरकार के पास पैसा ही नहीं है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने जानकारी दी कि कनाडा के सरी शहर में आए दिन गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं, मगर पुलिस का बदमाशों पर कोई जोर नहीं, क्योंकि सरी शहर में 1500 पुलिस कर्मियों की जरूरत है, लेकिन वहां 500 से 600 पुलिस कर्मी ही कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा ढो रहे हैं। जिस खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर यह सारा बखेड़ा खड़ा हुआ, उसे भी जून में सरी शहर में ही गोली मारी गई थी, मगर निज्जर की हत्या को अपनी पुलिस और सरकार की नाकामी मानने के बजाय ट्रूडो इस मसले में भारत का नाम उछालकर ध्यान भटकाने की कोशिश में लगे हैं। इस बीच भारतीय जांच एजेंसियों का दावा है कि जिस वक्त खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा ने नागरिकता दी उस वक्त तक निज्जर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी हो चुका था, लेकिन कनाडा की जांच एजेंसियों ने इस बात की जरा भी परवाह नहीं की। और यहां तक कि हरदीप सिंह निज्जर का नाम किसी नो फ्लाई लिस्ट तक में नहीं डाला। निज्जर के खिलाफ नवंबर 2014 में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। रेड कॉर्नर नोटिस के लिए भारतीय एजेंसियों ने इंटरपोल को निज्जर के खिलाफ सबूत मुहैया कराए थे और प्रक्रिया का पालन करते हुए सबूतों की जांच करने के बाद रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया। लेकिन कनाडा की एजेंसियों ने रेड कॉर्नर नोटिस की परवाह न करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निज्जर को कनाडा की नागरिकता दे दी। जबकि हरदीप सिंह निज्जर इससे पहले 2 बार कनाडा की नागरिकता हासिल करने की नाकाम कोशिश कर चुका था। एक बार तो उसने कनाडा की ही नागरिक एक महिला से शादी कर नागरिकता हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी उसे कामयाबी नहीं मिली थी। हैरानी की बात यह कि निज्जर से जुड़े सारे तथ्यों को जानते हुए भी कनाडा की जांच एजेंसियों ने उसे संरक्षण और नागरिकता दोनों दे दी। इधर खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े कई गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी जांच एजेंसी NIA की हिट लिस्ट में है, क्योंकि आरोप है कि ये लोग भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए दाऊद के इशारे पर आतंकी साजिश रचने में जुटे हैं। और इसी वजह से इन गैंगस्टरों और खालिस्तानी आतंकी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक गाड़ी की एक ट्रक से जोरदार भिड़ंत होती नजर आई। घटना उस वक्त हुई जब वो गाड़ी अपनी दाईं ओर मुड़ रही थी और तभी रॉन्ग साइड से आ रहे उस ट्रक से उस गाड़ी की भयंकर टक्कर हो गई। इस घटना का जो CCTV वीडियो सामने आया उसमें वो गाड़ी मुड़ती नजर आई। इसी दौरान रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार वो ट्रक आता दिखाई दिया और जैसे ही वो गाड़ी कुछ दूरी पर पहुंची उस ट्रक की उससे जोरदार भिड़ंत हो गई। उस ट्रक की स्पीड इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद वो गाड़ी पलटते हुए सड़क किनारे जा पहुंची, जबकि उसमें मौजूद लोग खिड़कियों से निकलकर काफी दूर जा गिरे। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। इधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव की जांच के दौरान ईडी ने दिल्ली और मुंबई में छापेमारी की। ये छापेमारी फिल्म के कलाकारों के मैनेजरों के यहां हुई, जहां से ईडी ने करीब 2.5 करोड़ रुपए जब्त करने का दावा किया। इस सट्टेबाजी ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर ने इसी साल फरवरी में शादी की थी और ईडी के सूत्रों के मुताबिक उस शादी में फिल्म इंडस्ट्री के 14 बड़े सितारों ने करोड़ों रुपए लेकर परफॉर्म किया था। सूत्रों का दावा है कि दुबई में हुई अपनी शादी में आरोपी सौरभ चंद्राकर ने करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और ईडी सूत्रों के मुताबिक उस शादी में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार शामिल हुए, जिन्हें प्राइवेट जेट से दुबई ले जाया गया था। ईडी के सूत्र ये भी बताते हैं कि हवाला के जरिए पैसा इवेंट कंपनी और कलाकारों तक पहुंचाया गया था। इसी वजह से शादी में शामिल हुए 14 कलाकार ईडी के रडार पर हैं। सूत्रों का दावा है कि इन पर शिकंजा कसने के लिए ईडी ने दिल्ली और मुंबई में मौजूद उनके मैनेजरों के यहाँ छापेमारी कर करीब 2.5 करोड़ रुपए जब्त कर लिए और दावा यह भी किया जा रहा है कि जल्द ही इन फिल्मी कलाकारों से ईडी पूछताछ कर सकती है। उधर एक अमेरिकी विमान के वॉशरूम में फोन मिलने की शिकायत पर FBI ने जांच शुरू कर दी। करीब 20 दिन पहले एक नाबालिग लड़की ने इस बात की शिकायत की थी और बताया था कि 2 सितंबर को जब वो फ्लाइट से बोस्टन जा रही थी तो उसे विमान के वॉशरूम में एक फोन छिपा मिला। शिकायत में लड़की ने बताया कि यात्रा के दौरान जब वो वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए उठी तो वहां मौजूद एक फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे दूसरे वॉशरूम में जाने को कहा और जब वो वहां गई तो उससे पहले वो फ्लाइट अटेंडेंट उस वॉशरूम में घुस गया।
जिसके बाद जब वो वॉशरूम गई तो उसे एक लाल रंग की टेप से एक आईफोन चिपका हुआ मिला, जिसका कैमरा ऊपर की तरफ था, जिसकी जानकारी उसने अपने माता पिता को दी, लेकिन जब वो वहां गए तो फोन वहां से गायब हो चुका था। जिसके बाद उन्होंने मैसाचुसेट्स पुलिस में इसकी शिकायत की, जिसकी जांच अब FBI के हाथ में है। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक वहां की पुलिस ने रूस के लिए जासूसी करने के आरोप में 5 लोगों को दबोच लिया। वहां पकड़े गए सभी जासूस बुल्गारिया के नागरिक बताए गए, जिन पर ब्रिटेन में रहते हुए रूस की खुफिया एजेंसी के लिए काम करने का आरोप लगाया गया और दावा किया गया कि वो जासूस अपनी पहचान बदलकर कई साल से ब्रिटेन में रह रहे थे, जिन्हें ब्रिटेन के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया और आरोप लगा कि पकड़े गए 5 लोग ब्रिटेन में अहम जानकारियां इकट्ठा करके उन्हें रूस की खुफिया एजेंसी को भेज रहे थे, जिसकी भनक लगते ही ब्रिटेन की पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। ब्रिटेन की पुलिस ने उन लोगों से कई देशों के फर्जी पासपोर्ट भी जब्त करने का दावा किया। इतना ही नहीं, उनसे कई नकली दस्तावेज भी बरामद किए गए। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद वहां की पुलिस उन आरोपियों से पूछताछ में जुट गई और जल्द ही उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। उधर यूपी के आजमगढ़ में 2 रोज पहले हुए डबल मर्डर का खौफनाक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ बदमाश एक आदमी और उसके बेटे पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते दिखे और उसके बाद उनकी दुकान को भी जलाने की कोशिश की। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें नीली टी-शर्ट में एक आरोपी उनकी दुकान में घुसता दिखा और वहां बैठे लड़के पर गोली चलाने लगे। गोली लगते ही वो आदमी और उसका बेटा वहां से भागकर अंदर जाने लगे, लेकिन वो आरोपी और उसके साथी लगातार उन दोनों पर गोलियां बरसाते रहे। वीडियो में साफ दिखा कि हमलावर दुकान के बाहर गली में खड़े होकर बिना किसी डर के ताबड़तोड़ गोलियां चलाते रहे। इस अंधाधुंध गोलीबारी में दुकान के मालिक और उसके बेटे की मौत हो गई। वहीं हमलावरों ने गोलीबारी के बाद उनकी दुकान को जलाने की भी कोशिश की, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग गए। इस डबल मर्डर की घटना से वहां दहशत फैल गई और तनाव बढ़ता देख वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। हालांकि वारदात के 2 दिन बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला। उधर हरियाणा के पानीपत में खौफनाक वारदात हुई। वहां 4 बदमाशों ने देर रात एक परिवार पर धावा बोल दिया। पुलिस ने बताया कि उन बदमाशों ने परिवार के आदमियों को बंधक बनाकर उनके घर की महिलाओं का गैंगरेप किया और दिल दिला देने वाली ये वारदात 1-1.5 घंटे तक जारी रही। जानकारी दी गई कि चारों बदमाशों ने पहले परिवार के लोगों को पीटा, फिर आदमियों को रस्सी से बांधकर घर में मौजूद महिलाओं का बलात्कार किया। गाँव वालों ने इनको खोला के शोर मचाया, लेकिन बदमाशों का मकसद यही नहीं पूरा हुआ। पुलिस ने बताया कि मारपीट और गैंगरेप के बाद उन्होंने 13,000 रुपयों और कान की सोने की बालियों पर भी हाथ साफ कर दिया। इस बीच बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार रैली का आयोजन किया गया। ये कार रैली पटना से रवाना हुई, जो बोधगया, राजगीर और रोहतास में धार्मिक और दूसरी ऐतिहासिक जगहों से होकर गुजरेगी। और इस कार रैली को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में अपने आवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें 15 कारों और करीब 30 मोटरसाइकिलों को शामिल किया गया, ताकि टूरिज्म के क्षेत्र में से ज्यादा विकास हो। पर्यटन को बढ़ावा देने वाली ये कार रैली रविवार को खत्म होगी। इधर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव के लिए वोट डाले गए, जिसके नतीजे दोपहर तक आएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव साल 2019 यानी कि 3 साल के बाद हो रहा है। और इस बार भी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में बीजेपी के छात्र संगठन ABVP और कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। छात्र संघ के चुनाव में कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय के करीब 1,17,000 छात्रों ने वोट डाले। उधर ओडिशा के कई जिलों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन कार्यकर्ताओं ने अपनी नौकरी पक्की करने और वेतन बढ़ाने की मांग की, जिसका एक वीडियो राजधानी भुवनेश्वर से भी सामने आया, जिसमें हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन करती नजर आईं। यही नहीं, उन्होंने विधानसभा भवन के पास धरना दिया, उन्होंने सड़क को जैम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले और उनका वेतन बढ़ाया जाए। यही नहीं, उन्होंने 5,000 रुपए पेंशन देने की भी मांग की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की वजह से राज्य में करीब 60,000 आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहे। इस बीच कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच शेयर बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान पर बंद हुआ। हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन सेंसेक्स 221 अंक लुढ़क गया। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के इंडेक्स करीब सपाट बंद हुए। हालांकि इस दौरान सबसे ज्यादा गिरावट फार्मा, रियल्टी और कमोडिटी शेयरों में देखने को मिली, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 221 अंक गिरकर 66,009 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 68 अंकों की गिरावट के साथ 19,674 के स्तर पर आ गया। इधर ओबीसी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान पर विवाद हो गया। उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी के ओबीसी सांसदों की तुलना मूर्तियों से कर दी। और राहुल गांधी का यह जवाब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस के जितने सांसद हैं उतने बीजेपी के ओबीसी सांसद हैं। और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी है, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी ने महिलाओं के लिए आरक्षण वाले बिल में अलग से ओबीसी कोटे की मांग की थी। उधर हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक को 4 साल बाद रिहा कर दिया गया। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद उन्हें नजरबंद कर दिया गया था, जिसके 4 साल बाद मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई हुई। अपनी रिहाई के बाद मीरवाइज ने कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठा दिया। हमने हमेशा अपने पंडित भाइयों को वापसी की दावत दी।
इससे पहले उन्होंने श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में नमाजियों को नमाज भी पढ़ाई। इस बीच दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से पिटाई का डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कई लोग एक लड़के को बेरहमी से पीटते हुए नजर आए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो लड़का अपने घर के बाहर कुछ लड़कों के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया कि तभी अचानक 2 मोटरसाइकिल उसके पास आकर रुकी, जिन पर 4 लोग सवार होकर आए, जो उसे खींचकर गली के बीचों बीच ले गए और उसे पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने उस पर जमकर डंडे बरसाए। इतना ही नहीं, उनमें एक आरोपी लगातार ईंट और पत्थरों से उस पर ताबड़तोड़ वार करता दिखाई दिया। गुस्से में आग बबूला उन चारों ने उसे भद्दी भद्दी गालियां भी दी और काफी देर तक उसे पीटते रहे, जिसकी वजह से वो बुरी तरह जख्मी हो गया और बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद आरोपी बदमाश वहां से फरार हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप लगा कि वहां शिकायत लेकर पहुंचे एक आदमी को एसडीएम ने फटकार लगा दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो आदमी एसडीएम को अपनी परेशानी बताता नजर आया। लेकिन आरोप लगा कि इसी दौरान एसडीएम ने उसे फटकार लगा दी। तुमको 10-15 दिन के लिए भिजवा देंगे। बताया गया कि लखीमपुर खीरी के निघासन इलाके का रहने वाला वो आदमी एसडीएम राजेश कुमार के पास जमीन विवाद की शिकायत करने पहुंचा था। लेकिन एसडीएम के इस बर्ताव के बाद उस आदमी ने उनकी शिकायत जिला अधिकारी से कर दी, जिसके बाद वहां के जिला अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन और अमेरिका ने मिलकर हथियारों के उत्पादन की तैयारी कर ली। अमेरिका के दौरे से लौटे जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिका यूक्रेन में हथियार बनाने वाले कारखाने लगाने में उनकी मदद करेगा। यानी रूस के खिलाफ लड़ाई में अब अमेरिका से यूक्रेन को 2 गुना मदद मिलेगी, क्योंकि रॉयटर्स के मुताबिक अपने अमेरिका के दौरे के समय जेलेंस्की ने बाइडेन को यूक्रेन में हथियार बनाने में मदद देने के लिए सहमत कर लिया, जिसके बाद ये उम्मीद जताई गई कि अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियां जल्द ही यूक्रेन में कारखाने लगाएंगी, जिसकी मदद से यूक्रेन अपने देश में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन कर पाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन को रूस से निपटने के लिए न सिर्फ भरपूर हथियार मिल पाएंगे, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इस बीच ईरान के मीडिया के मुताबिक वहां एक दरगाह पर हुए हमले के मुख्य आरोपी को मौत की सजा सुना दी गई, जबकि उसका साथ देने के आरोप में 2 लोगों को 5-5 साल के लिए जेल भेज दिया गया, क्योंकि ईरान की एक अदालत ने उन तीनों को शिराज शहर की मशहूर शाह चिराग दरगाह पर हुए हमले का दोषी पाया। यह हमला 13 अगस्त को किया गया था, जिसमें हथियारों से लैस हमलावर ने उस दरगाह के परिसर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की थी। उस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई थी और 12 लोग घायल हो गए थे। दरगाह के सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को वहीं दबोच लिया था। बाद में ईरान की पुलिस ने उसके 2 मददगारों को भी गिरफ्तार किया था। ईरान की मीडिया के मुताबिक वहां की अदालत ने जांच के बाद तीनों आरोपियों को दरगाह पर हमले का दोषी पाया और मुख्य आरोपी को मौत की सजा सुना दी, जबकि उसके दोनों मददगारों को 5-5 साल के लिए जेल भेज दिया। उधर अफ्रीकी देश लीबिया पर बाढ़ के बाद बारूदी सुरंगों का खतरा मंडराने लगा। ये चेतावनी दुनिया भर में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था ICRC ने दी और लीबिया के दरना शहर में एक नए खतरे की घंटी बजा दी। यानी बाढ़ में आधे से ज्यादा बर्बाद हो चुके दरना शहर की मुश्किल कम नहीं हुई, क्योंकि मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था ICRC ने चेतावनी दी कि डैनियल तूफान के बाद आई बाढ़ ने लीबिया की बारूदी सुरंगों से मिट्टी हटा दी है और ये कभी भी फट सकती हैं। यानी दरना में बाढ़ आई और अपने साथ मौत और बर्बादी का तूफान लाई, क्योंकि गृह युद्ध की मार झेल चुके लीबिया के अलग अलग शहरों में 1-2 नहीं बल्कि 150 से ज्यादा बारूदी सुरंगें हैं, जिनमें 1 लाख टन से ज्यादा बारूद दबा है। ये आंकड़े लीबिया में बारूदी सुरंगों पर नजर रखने वाली संस्था के हैं, जिसने जानकारी दी कि ज्यादातर बारूदी सुरंगें दरना और बेंगाजी जैसे शहरों में हैं और इन्हीं शहरों में डैनियल तूफान से सबसे ज्यादा तबाही हुई और हजारों लोगों की जान गई। इधर उत्तर प्रदेश के शोहरतगढ़ से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक गाय एक बच्चे पर हमला करती नजर आई। घटना उस वक्त हुई जब वो बच्चा गली में खेल रहा था और तभी उस गाय ने अपने सींगों से उस बच्चे को जमीन पर पटक दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो बच्चा खेलते खेलते उस गाय की तरफ जाता दिखाई दिया। जैसे ही वो उस गाय के करीब पहुंचा, उस गाय ने अपने सींगों से जोरदार हमला कर उसे जमीन पर गिरा दिया। इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे जो इस घटना से सहम उठे। उस बच्चे पर हमला करने के बाद वो गाय वहां से चली गई। तभी वहां मौजूद एक आदमी ने उस बच्चे को उठाया और अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बिजली का तार गिरने की वजह से एक गोदाम में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद उस गोदाम में खड़ी गाड़ियां धू धू कर जलती नजर आईं और काले धुएं का गुबार उठता दिखा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें दमकल की टीम आग पर काबू पाने के लिए पानी का छिड़काव करती नजर आई, लेकिन गाड़ियों में लगे CNG सिलेंडर में लगातार ब्लास्ट होने की वजह से आग इतनी भीषण हो गई कि उसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। बताया गया कि उस गोदाम में खड़ी गाड़ियों पर बिजली का तार गिरने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसकी चपेट में आने से वहां खड़ी 16 गाड़ियां जलकर राख हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और वक्त रहते उस गोदाम में खड़ी बाकी गाड़ियों को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया। उधर नाइजल तूफान के टकराने से पहले ही लंदन में हुई भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। ब्रिटेन के मौसम विभाग के मुताबिक नाइजल तूफान ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में तबाही मचा सकता है। हालांकि नाइजल तूफान के पहुंचने से पहले ही वहां इसका असर दिखने लगा। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश की वजह से चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात बन गए और सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं।
जिसकी वजह से कई लोग जहां थे वहीं फंस गए। वहां से सामने आया एक वीडियो में सड़क पर पानी ऐसे बहता दिखा मानो कोई डैम फूट पड़ा हो। यहां तक कि एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से उड़ानों पर असर पड़ा। तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़कें बंद हो गई। वहीं भारी बारिश की वजह से लंदन के कई इलाकों की बिजली काट दी गई। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक नाइजल तूफान का सबसे ज्यादा असर ब्रिटेन के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में होने की संभावना है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद समंदर किनारे के इलाकों को खाली करा लिया गया। रेस्क्यू टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया। इस बीच यूरोप के देश ऑस्ट्रिया में वहां के पुरातत्व विभाग को एक ऐसी चीज मिली जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। उन्हें नमक की एक खदान से हजारों साल पुराना एक जूता मिला, जो किसी बच्चे का बताया गया। वहां के पुरातत्व विभाग के मुताबिक करीब 2200 साल पुराना ये जूता चमड़े का बना है और उसमें फीते लगे हैं, जो काफी अच्छी हालत में। जो जूता मिला उससे पुरातत्व विभाग ने अंदाजा लगाया कि कई हजार साल पहले बच्चे भी खदान में काम करते थे, जहां उनसे कड़ी मेहनत करवाई जाती थी। शायद उनका काम फेंकी गई चट्टानों को फावड़े से हटाना था, क्योंकि उस जूते में लकड़ी के फावड़े के ब्लेड का एक टुकड़ा भी लगा मिला। पुरातत्व विभाग ने बताया कि ये जूता दिखने में काफी छोटा है, लेकिन उसे अच्छी तरह सहेज कर रखा गया था। बताया गया कि ये जूता वहां के पुरातत्व विभाग को उस समय मिला जब वहां ऑस्ट्रिया के हेलेन में नमक खदान में मौजूद एक सुरंग में खुदाई की जा रही थी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूस के सैनिकों को पुतिन समय पर वेतन नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद लगे आर्थिक प्रतिबंधों का असर रूस की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा। और दावा किया गया कि रूस के पास इतने भी रुपए नहीं बचे कि वो जंग लड़ रहे अपने सैनिकों को वेतन दे पाए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन में तैनात कई सैनिकों को नवंबर 2022 से वेतन नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, बड़े अधिकारियों के बोनस पर भी रोक लगा दी गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वेतन नहीं मिलने की वजह से कुछ सैनिकों ने बगावत कर दी और युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। दावा किया गया कि अमेरिका और यूरोप के देशों ने अगर प्रतिबंध नहीं हटाए तो 2024 तक रूस की हालत और बदतर हो सकती है और ऐसे में रूस को मदद के लिए अपने मित्र देशों के सामने हाथ फैलाने पड़ सकते हैं। इधर बिहार के सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा से सूडान के एक नागरिक को अवैध तरीके से दाखिल होने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि सूडान के उस नागरिक के पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे, जिसे सीतामढ़ी के सोनबरसा बॉर्डर पर जांच के दौरान एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। खबर है कि शुरुआती पूछताछ में उसके जासूस होने के कोई सबूत नहीं मिले। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह के वैज्ञानिक सर्वे के मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में वाराणसी के ज्ञानवापी की तरह मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अपने फैसले में अदालत ने यह साफ किया कि इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ऐसी मांगों की सुनवाई हाई कोर्ट में ही होनी चाहिए। इस बीच बीजू जनता दल की नेता प्रमिला मलिक ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई। उन्हें स्पीकर बनाने के लिए वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उनके नाम का प्रस्ताव पेश किया, जिस पर ओडिशा विधानसभा में आम सहमति बन गई, जिसके बाद बीजू जनता दल की प्रमिला मलिक विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई। सब दल का लीडर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं बहुत इस पद के लिए हुए चुनाव में विपक्षी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी ने अपने किसी उम्मीदवार को नहीं उतारा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली में पटाखों पर लगाए गए बैन के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। दिल्ली सरकार ने सभी तरह के पटाखों के बेचने और उनके इस्तेमाल पर रोक लगाई है, जिसके खिलाफ दिल्ली में ग्रीन क्रैकर्स यानी कम प्रदूषण वाले पटाखों को बनाने और उनका इस्तेमाल करने को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे नामंजूर कर दिया। उधर महाराष्ट्र के नागपुर में चौंका देने वाला एक मामला सामने आया, जहां सिर में सरिया घुसने के बावजूद डॉक्टरों ने 3 साल के एक बच्चे की जान बचा ली, क्योंकि 13 दिन अस्पताल में वो जिंदगी के लिए जंग लड़ता रहा, लेकिन इलाज के बाद वो पूरी तरह ठीक हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और वो अपने परिवार के साथ घर चला गया। उसके परिवार के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब वो बच्चा अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से वहां बन रहे एक पुल के पास से गुजर रहा था। तभी ऊपर से एक लोहे का सरिया गिरा और उस बच्चे के सिर में घुस गया, जिसके बाद उस बच्चे को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका 13 दिन तक इलाज चला और फिर उसे घर भेज दिया गया। हालांकि मामले में पुलिस ने पुल बनाने वाले ठेकेदार पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। इस बीच झारखंड के बोकारो से हाथियों के हमले का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें हाथियों का वो झुंड तबाही मचाता दिखा। हाथियों के उस झुंड ने करीब 20 घरों को तोड़ दिया, जिसके बाद वहां रह रहे लोग दहशत में आ गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हाथियों का झुंड खेत से गांव की तरफ बढ़ता नजर आया, जिसके बाद करीब 30 हाथियों के उस झुंड ने उस गांव में बने घरों पर जमकर कहर बरपाया और उन्हें तहस नहस कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें तबाही का मंजर साफ दिखा। घरों की दीवारें टूटी नजर आईं, जबकि उन घरों के अंदर रखा सामान बिखरा हुआ दिखा। हाथियों ने वहां मौजूद किसी भी सामान को नहीं बख्शा।
जो उनके सामने आया उन्होंने सब मिट्टी में मिला दिया, जिसकी वजह से वहां रह रहे लोगों के सामने रहने और खाने तक का संकट खड़ा हो गया। इधर दिल्ली की बसों में तैनात मार्शलों को 4 महीने से वेतन न मिलने पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भड़क गए और इसके लिए दिल्ली के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। और कैलाश गहलोत ने आरोप लगाया कि उनके आदेश के बावजूद मार्शलों को सैलरी नहीं मिल रही है। दिक्कत तो ये तो अफसरों की मनमानी है, जितना इंटरफेरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो भी गलत है। दिल्ली की बसों में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन मार्शलों की तैनाती साल 2016 में की गई थी। इस बीच दिल्ली सरकार ने दुर्गा पूजा और रामलीला को देखते हुए रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। दिल्ली में रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत है, लेकिन इसमें छूट की मांग करते हुए दिल्ली में रामलीला के आयोजकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, जिसके बाद सरकार ने त्योहारों पर रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। उधर दिल्ली में पुलिस के स्पेशल सेल ने 40 करोड़ के ड्रग्स की खेप को पकड़ने का दावा कर दिया। पुलिस के मुताबिक ड्रग्स की वो बड़ी खेप दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और राजस्थान में सप्लाई होनी थी, लेकिन पुलिस की टीम ने जाल बिछाया और ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त कर ली। साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो पिछले 6 महीने से ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक गैंग से जुड़े थे। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक स्कूल के कुछ कर्मचारियों पर हमले का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी उन लोगों पर लोहे की रॉड से हमला करता दिखा, जिसकी वजह से वहां चीख पुकार मच गई। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें वो आदमी लोहे की रॉड से उस स्कूल के स्टाफ मेंबर पर हमला करता नजर आया, जिसकी वजह से वहां हड़कंप मच गया और लोग घबराकर इधर उधर भागते दिखे। इस बीच एक छात्रा उसे रोकती भी दिखी, लेकिन गुस्से से आग बबूला उस आदमी ने उस छात्रा पर भी हमला कर दिया। बताया गया कि मारपीट करने वाले उस आदमी ने स्कूल के पास एक टिन शेड बनाया था और आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन ने उस टिन शेड को हटा दिया, जिसके बाद वो भड़क गया और लोहे की रॉड से स्कूल के स्टाफ मेंबर पर हमला करने लगा। हालांकि पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। उधर मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान पूरा अंबानी परिवार एक साथ नजर आया और मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच ही अंबानी परिवार लाल बाग के राजा के दर्शन करता दिखा। इस दौरान पूरा अंबानी परिवार एक साथ नजर आया। अंबानी परिवार हर साल लाल बाग के राजा के मंदिर में होने वाले गणेश चतुर्थी उत्सव में दर्शन के लिए पहुंचता है। अजीब किस्म का विश्वास उस बशर में है, अजीब किस्म का विश्वास उस बशर में है उसके पांव में बेड़ी मगर सफर में। सौबात की एक बात कही विवेक ने, पहाड़ बर्फ का बेखौफ खड़ा है, फिर भी उसे पता है कि वो धूप की नजर में। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौबात की बात।